Okay, so today we will start with the pre-construction or pre-acquisition interest. Okay, the question is already sent to you. First of all, we will learn how to calculate what is pre-construction or pre-acquisition interest and how it is calculated. Okay, I will take document Word. Okay, good morning. Okay, so we will start with pre-acquisition interest or pre-construction interest. Okay, as the name itself defines the term, आप नाम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक्विजिशन का मतलब होता है परचेस करना, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन यू ऑलरेडी नो. प्री का मतलब क्या होता है, ये एक्विजिशन से पहले का या फिर कंस्ट्रक्शन से पहले का. सो विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट प्री कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है. मे बी एक्विजिशन में इतना टाइम नहीं लगेगा, बट कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है. ठीक है, इसका अनम्यूट हो गया. कौन अनम्यूट हो गया? ओके, ठीक है. सो समटाइम्स क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन तो ले लेते हो, ठीक है. ये उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, जो डिडक्शंस है, हम लोग डिडक्शन की बात कर रहे हैं. ये डिडक्शन का एक एक्सटेंशन है. बस एक डिडक्शन आपको पता है अच्छे से कि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% जो है, और दूसरा इंटरेस्ट होता है. तो इंटरेस्ट में तो आपको नॉर्मल इंटरेस्ट लेना ही है. नॉर्मल इंटरेस्ट के साथ साथ कभी कभी आपको प्री एक्विजिशन और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी लेना पड़ता है. ठीक है, अभी क्या होता है ये प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट? जब आप लोन लेते हैं और कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लोन लेते हैं, तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन एक दिन में तो खत्म नहीं हो सकता. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने 1 अप्रैल को लोन ले लिया. 1 अप्रैल 2005 15 1 अप्रैल 2015 को लोन लिया. ये कंस्ट्रक्शन होते होते टाइम हो गया, मतलब ये 1 अप्रैल 2019 तक के लोन चला गया. मतलब कंस्ट्रक्शन होते होते आपको इतना टाइम लग गया. ठीक है, क्या आपने इस पीरियड में इंटरेस्ट पे किया है? यस और नो? आपने लोन लिया 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया आप अपनी बिल्डिंग का, हाउस का, व्हाटएवर. ठीक है, और लोन जो है, मतलब आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो 1 अप्रैल तक के खत्म हो गया. ठीक है, उसके बाद भी ऑब्वियसली आपने लोन रीपेमेंट नहीं किया, ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन अब रिकवरी जो है उसके बाद ही स्टार्ट होगी आपकी, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है, आप उसको बेच सकेंगे या फिर रेंट पे देंगे. ठीक है, तो उसके बाद ही आप किसी ना किसी फॉर्म में क्या कर पाएंगे, उसको रिकवरी कर पाएंगे. लेकिन ये जो टाइम था, इस टाइम पे आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है क्या? बोलो यस और नो. बताओ. डोंट स्लीप, इट इज नॉट टाइम टू स्लीप, वेक अप, गुड मॉर्निंग. आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है आपने? मैंने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपको. लोन आपने 1 अप्रैल 2015 को लिया है. आपने कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए लोन लिया था. कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है. ठीक है, 2019 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया. ठीक है, इतने पीरियड में, हाँ, आप बाकी लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है. ओके, वेरी गुड. यस, हाँ, ऑब्वियसली आपका बैंक थोड़ी ना आपको बोलने वाला है कि
मत पे करो, आपका अभी तक की कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, क्या इस इंटरेस्ट पे आपने डिडक्शन क्लेम किया? इस ये जो इंटरेस्ट है, हम लोग इंटरेस्ट क्लेम करते हैं ना हाउस प्रॉपर्टी में, इंटरेस्ट क्लेम करते हैं जिसकी वजह से हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कम हो जाता है ना? तो क्या मैंने इसके ऊपर डिडक्शन क्लेम किया है? 1 अप्रैल से लेके 2019 तक की इंटरेस्ट पेमेंट तो किया है, ठीक है, लेकिन क्या मैंने इसके ऊपर डिडक्शन क्लेम किया है? डिडक्शन मतलब हाउस प्रॉपर्टी में से मैंने माइनस किया है क्या उसको? बताओ, तुमको क्या लगता है कि क्या ये डिडक्शन मैंने माइनस किया होगा? नो। निकिता ने बोला और रिजवाना ने बोला नो सर। हाँ, लॉजिक है। क्या लॉजिक है? आप कहाँ से माइनस करते हैं? इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में से, बराबर। हाउस प्रॉपर्टी तो रेडी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी तो रेडी नहीं है ना? तो हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी का टाइप ही नहीं है, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन। हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी एलओपी होती है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी एलओपी हो सकती है, एसओपी हो सकती है। एलओपी होने के लिए भी प्रॉपर्टी होना चाहिए, एसओपी होने के लिए भी प्रॉपर्टी होना चाहिए, वेकेंट होने के लिए भी प्रॉपर्टी होना चाहिए, डीएलओपी होने के लिए भी प्रॉपर्टी होना चाहिए, बराबर ना? तभी तो आप उसका कैलकुलेशन कर पाएंगे, और जब कैलकुलेशन होगा तब तो डिडक्शन माइनस होगा, ठीक है? तो जब भी आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो आप उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, मतलब वो बनी ही नहीं, अभी तक के कोई रहता ही नहीं उसमें, या वेकेंट भी नहीं रह सकती क्योंकि वो प्रॉपर्टी ही नहीं है पहली बार। इट इज प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन। एक बार आपकी प्रॉपर्टी बनेगी तब आप क्या करेंगे, उसको रेंट पे दे सकेंगे, या फिर वो वेकेंट रहेगी, या तो कुछ तो उसके साथ हो सकता है। बट वंस द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट, तब आप उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं, लेट आउट कर सकते हैं, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ टाइम के लिए वेकेंट रह सकती है, माना, ठीक है, लेकिन तब वो प्रॉपर्टी बनेगी। मतलब आपने 1 अप्रैल 2015 से लेके 1 अप्रैल 2019 तक के इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज प्रॉपर्टी वॉज नॉट रेडी। सिंपल सी चीज है ना? तो इस पीरियड का इंटरेस्ट का क्या होगा? आपने क्लेम कर ही नहीं पाए, तो आपको गवर्नमेंट एक, आपको इनकम टैक्स लॉ जो है आपको एक रिलैक्सेशन देता है, ठीक है? आपका जितना भी इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हो, आपका जितना भी इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हो, वो आप क्या कर सकते हैं, 5 इंस्टॉलमेंट में आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बनने के बाद आप उसको क्लेम कर लेना, ठीक है? तो ऐसे इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ठीक है? कंस्ट्रक्शन होने के पहले आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया है, बिकॉज आपकी प्रॉपर्टी रेडी नहीं थी तो आपने क्लेम नहीं कर पाया, आप क्या करेंगे, आप उसको क्लेम करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक साथ में क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है? एक साथ में आप क्लेम मत करो, और आपकी लिमिट भी तो है, 30,000 की लिमिट है, 2 लाख की लिमिट है ना, इंटरेस्ट क्लेम पे। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एलओपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एसओपी की बात कर रहा हूँ। एसओपी पे लिमिट रहता है ना? तो लिमिट भी आपको देखना है, और दूसरा एक साथ में गवर्नमेंट को इतना लॉस हो जाएगा टैक्स का, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके क्या करो, आप उसको माइनस करना अपना इंटरेस्ट, ठीक है? तो 5 इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट मतलब अगर 50,000 है, तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, फर्स्ट तो उसी ईयर में मिलेगा मुझे इंटरेस्ट, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैंने बीच में ही, मतलब 15 जून तक के क्या हुआ, मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है? इस पूरे पीरियड का जो होगा ना, मतलब 1 अप्रैल से लेके पूरा, चाहे जून में कंप्लीट हो, दिसंबर में कंप्लीट हो, जनवरी में कंप्लीट हो, आपका प्रॉपर्टी एक दिन के लिए भी वेकेंट होता है तो प्रॉपर्टी तो वेकेंट माना ही जाएगा, उस ईयर का इंटरेस्ट आप उस ईयर में क्लेम कर पाएंगे, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन फॉरवर्ड किया है, कैलकुलेट करना बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसके अंदर। कहाँ है क्वेश्चन? हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। मिस्टर अजीत इज द ओनर ऑफ द हाउस एट थाने, ठीक है? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द सेड प्रॉपर्टी इज 26,000। तो ये उसकी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है, मतलब साल भर का उसका रेंट एज पर म्यूनिसिपैलिटी कितना है, 26,000 है, जबकि फेयर रेंट उसका कितना है, 24,000 है। एंड वी नो, हम लोग को इन दोनों का हायर लेना है, ठीक है? द हाउस इज यूज बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंशियल पर्पस। मुझे बताओ ये कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी है? एसओपी। एसओपी, है ना? इट इज एसओपी। तो इसकी एनएवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? नील हो जाएगा, बराबर।
मतलब इसके ऊपर बाकी का कोई कैलकुलेशन होगा नहीं, इसके ऊपर सिर्फ किस चीज का कैलकुलेशन होगा, इंटरेस्ट का होगा। एंड दैट टू आपका इंटरेस्ट जो है वो आपको चेक करना है कि वो कौन से पर्पस के लिए है। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन लिखा है पूरे क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। और लोन भी जो लिया है वो 1 अप्रैल 2015 को लिया है। मुझे बताओ इसको लोन की मैक्सिमम लिमिट कितनी मिलेगी इंटरेस्ट की? वैसे तो 30,000 होता है ना, लेकिन हमने बताया कि दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई एसओपी पे तो 2 लाख ले सकते हो आप, अप टू 2 लाख ले सकते हो। एक तो ये कि लोन शुड बी टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999। दूसरा, लोन का पर्पस क्या होना चाहिए? लोन का पर्पस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है, मतलब ये बंदा 2 लाख तक के इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। ये तो हाँ करेक्ट है रिजवाना, ठीक है, समझ में आया आपको? तो आप चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। पूजा, तो आपको इतना समझ में आ गया कि इसकी इंटरेस्ट की लिमिट, वैसे यहाँ पे वो जरूरी नहीं था आपके लिए जानना, लेकिन इन अदर क्वेश्चंस आपको याद रहना चाहिए कि क्यों आप 30,000 तक की क्लेम करेंगे, क्यों आप 2 लाख तक की क्लेम करेंगे। देखिए खैर यहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इंटरेस्ट इतना ज्यादा है ही नहीं कि आपको इतना सोचना पड़े, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड आउटस्टैंडिंग है 9,500, ये इस ईयर के लिए, ये तो आपको मिलेगा 9,500 तो आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ मिस्टर अजीत बोरोड 95,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। तो उसने कब बोरो किया था? 1 अप्रैल 2015, ठीक है। और बोरो किया था अप टू, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट किया इसका लोन उसने, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है? 1 अप्रैल, ठीक है। अभी ये याद रखना, ये चाहे 1 अप्रैल हो, ठीक है, चाहे 1 जून हो, चाहे 15 जून हो, चाहे कोई भी हो, ये मंथ आगे का कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये ईयर के स्टार्ट में ही लोन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2018 स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो 2018 जब स्टार्ट हो जाएगा तो वहां से जो है उसका, उस प्रॉपर्टी वेकेंट भी रहने दो तो भी आप उसका क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। तो 2018 जो स्टार्ट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन के बाद का ईयर जो स्टार्ट हो चुका है, वो आपको पूरा का पूरा इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 अप्रैल है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 15 अप्रैल होने दो, या 15 मई होने दो, या जून होने दो, दिसंबर होने दो, आपको काउंट कभी भी 31 मार्च 2018 ही काउंट करना है उसको, ठीक है। मतलब आपको कभी भी कंस्ट्रक्शन जहां पे भी कंप्लीट हो रहा है उसके पहले का 31 मार्च तक ही काउंट करना है इंटरेस्ट को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस ईयर का पूरा इंटरेस्ट आप उस ईयर में क्लेम कर पाएंगे। तो उस ईयर का बिल्कुल भी इंटरेस्ट आप यहाँ पे चार्ज नहीं करने वाले, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है वो जून में कंप्लीट किया है 2018 में, ठीक है। तो जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये पूरा जो इंटरेस्ट आपका रहेगा, पूरे साल का जो इंटरेस्ट होगा, वो उस ईयर में आप क्या करेंगे? क्लेम कर पाएंगे, चाहे आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट रही हो, या फिर एलओपी रही हो, या फिर एसओपी रही हो, जो भी रहा हो, ठीक है। तो आप उसमें क्लेम कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ तक का है? प्रॉब्लम इसके पहले का है, 31 मार्च का, ठीक है। आपको पता है जो इंटरेस्ट है वो हम लोग सिर्फ उसी ईयर का लेते हैं, जबकि म्यूनिसिपल टैक्सेस हम लोग किसी भी ईयर का ले सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट हम लोग उसी साल का लेते हैं, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, चाहे पेड हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग लेते हैं। इंटरेस्ट के केस में हम लोग आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं देखते, ठीक है। लेकिन म्यूनिसिपल टैक्सेस में आपको पता है कि आप कोई भी ईयर का ले सकते हैं, सिर्फ पेड होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन ये है कि उसी साल का होना चाहिए, चाहे अनपेड होगा तो भी चलेगा। तो आउटस्टैंडिंग भी ले लेते थे हम लोग, है ना। लेकिन हम लोग किसी और ईयर का इंटरेस्ट हम लोग नहीं ले सकते, प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 अप्रैल मतलब ये जो इंटरेस्ट है ये चालू हो गया, इसको छोड़ दो, लेकिन 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट था वो आपका प्रॉब्लम है, उसका क्या करना है? वो प्री कंस्ट्रक्शन में जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक के काउंट होगा आपका? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ही काउंट होगा। 31 मार्च 2018 तक ही काउंट होगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2018 ही काउंट होगा। सर अगर ये 15 जून होता तो भी 31 मार्च ही लेते आप,
ये कितना भी हो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन, आप थोड़ा पीछे आएंगे और 31 मार्च ले लेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना। अभी अगर आप 1 अप्रैल लेते तो भी तो सेम ही आंसर आता है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको दूसरे दूसरे क्वेश्चंस के हिसाब से आप ये याद रखना। प्री कंस्ट्रक्शन आपके क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव है तो आ सकता है उसमें प्री कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताओ ये कितने साल का इंटरेस्ट हो गया इसके ऊपर, कितने साल का इंटरेस्ट है इसके ऊपर? लोन लेने से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ आपका 31 मार्च 2018 तक की। ठीक है, तो कितने साल का इंटरेस्ट है सर? 3 इयर्स का है। वेरी गुड बीबी आजरा, 3 इयर्स। देखने से समझ में आता है 3 इयर्स का। तो कितना होगा इंटरेस्ट? आपका लोन अमाउंट कितना है? 95,000 है। इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है वो भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। लोन का अमाउंट है 95,000, इंटरेस्ट है आपका 10%, और 3 साल के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा? बताओ। आवाज नहीं आई। हाँ, लेकिन चैट बॉक्स में डाला है बीबी आजरा ने और सरदार फलक ने 28,500। मेरा नेटवर्क नहीं है क्या? आर यू एबल टू लिसन? इज इट ऑडिबल प्रॉपरली? यस सर। हाँ। यस सर। अभी कितना आप क्लेम कर पाएंगे? डिवाइड बाय 5। हमेशा प्री कंस्ट्रक्शन को 5 साल तक के क्लेम करना है। अच्छा, पहला आप कब क्लेम करेंगे? 2018-19 में। दूसरा कब क्लेम करेंगे? 1920 में। तीसरा कब क्लेम करेंगे? 2021 में, है ना? तो अपन को तो 2021 में भी क्लेम करना है। एवरी ईयर आप मतलब इक्वल टू 5 इंस्टॉलमेंट आप क्लेम करेंगे। तो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है 31 मार्च 2018 को, हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, और 18-19 का इंटरेस्ट आप उस साल में क्लेम करेंगे, प्लस प्री एक्विजिशन का एक पार्ट, मतलब डिवाइड बाय 5 करके जो भी आएगा वो 5 साल तक के आपको क्लेम करना है। तो पहला 2018-19 में करेंगे, दूसरा 1920 में करेंगे, तीसरा 2021 में करेंगे। मतलब इस साल भी इसका 5, मतलब डिवाइड बाय 5 करके जो आएगा। तो डिवाइड बाय 5 करके कितना आ रहा है? 5,000 तो सुनाई दिया मुझे, आगे का नहीं दिया। 5,700। 5,700। ओके, 5,700, 5,700 आएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर प्री कंस्ट्रक्शन और प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लोन जहां से लिया है वहीं से स्टार्ट करेंगे, चाहे लोन कभी भी लिया हो। लोन कभी भी लिया हो, आपको वहां से स्टार्ट करना है। स्टार्ट डेट आपकी वही रहेगी जिस दिन आपने लोन लिया, क्योंकि तब से आपने इंटरेस्ट पेमेंट शुरू कर दिया। एंड कहाँ पे करना है? जिस ईयर में भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे थोड़ा पहले जाना है, 31 मार्च तक की कंप्लीट कर देना। ठीक है, ये जो डेसिमल में आ रहे हैं ना आपके, तो वो सब छोड़ देना है, जून जुलाई वो सब छोड़ देना है। आप 31 मार्च तक ही लेंगे, कोई भी ईयर हो उसका 31 मार्च ही लेंगे आप। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि अगर 1 जनवरी 2019 आएगा तो 31 मार्च तक के मत चले आना, 19 के पीछे आना, पीछे वाला 31 मार्च लेना, आगे वाला नहीं। ठीक है, तो ध्यान देना। तो थोड़ा पीछे आओ और 31 मार्च क्या है वो ले लेना आपको। तो हमारा जो 1 अप्रैल को कंप्लीट हुआ था 2018 को, मैंने 31 मार्च ले लिया। अगर 15 जून होता तो भी मैं 31 मार्च ही लेता, जुलाई होता तो भी मैं 31 मार्च लेता, दिसंबर है तो भी 31 मार्च लेना है। तो आपका इंटरेस्ट सिर्फ कब तक ही कंप्लीट होगा, कब तक ही कैलकुलेट होगा? 31 मार्च तक ही कैलकुलेट होगा। उसके बाद तो आपका ईयर स्टार्ट हो गया है, आप इस साल में क्लेम कर पाएंगे उसको। ठीक है, आई होप द मैसेज इज वेरी क्लियर। सर 31 दिसंबर हुआ तो भी 31 मार्च, यस 31 मार्च ही लेना है आपको। बेटा 31 दिसंबर भी हुआ तो जो वो दिसंबर का पहले का जो इंटरेस्ट है आप उस साल क्लेम कर सकते हैं ना। इंटरेस्ट जो है पे नहीं भी किया आपने, आउटस्टैंडिंग भी है, तो भी उस साल का आप क्लेम कर पाते हैं, है ना।
तो इंटरेस्ट की ये प्रॉब्लम है कि आप दूसरे ईयर का क्लेम नहीं कर पाते इंटरेस्ट। तो दूसरे ईयर का मतलब ये साल का तो एक दिन के लिए भी लेट आउट रही या रेसिडेंशियल रही या वेकेंट रही तो आप ये साल का क्लेम कर लेंगे, ठीक है। ये साल का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 31 मतलब ये स्टार्ट होने से 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का आप पूरा इंटरेस्ट क्लेम कर पाएंगे, एक बार हाउस कंप्लीट हो जाए बस, ठीक है। चाहे एक दिन के लिए रेडी हो, एक हफ्ते के लिए रेडी हो या एक महीने के लिए रेडी हो। ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी जो है वो 1 अप्रैल की जगह पे 31 मार्च 2018 को कंप्लीट होती तो, अगर ये प्रॉपर्टी 31 मार्च 2018 को कंप्लीट होती तो, बता रहा हूँ बीबी हाजरा क्यों डिवाइड किया बता रहा हूँ। खाली पहले मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर ये प्रॉपर्टी 31 मार्च 2018 को कंप्लीट होती तो आप क्या करते? दिस इज द ओनली रीजन उन्होंने 1 अप्रैल दिया। 31 मार्च 2018 लेंगे बोल, नहीं 31 मार्च 2017 लेना है, ठीक है। जिस ईयर में प्रॉपर्टी रेडी हो गई वो वाला प्रीवियस ईयर आप काउंट नहीं करेंगे, एकदम से एकदम क्लियर कर लो, क्योंकि 2018 का इंटरेस्ट आप प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, आपको पीछे आना है और पीछे आकर ही आपको 31 मार्च तक के लेना है। क्लियर है ये मैसेज? यहाँ पे 1 अप्रैल था तो एक ही दिन पीछे आना था, बट सर ने सिर्फ 1 अप्रैल वाला बताया तो आप 1 अप्रैल लेते या 31 मार्च लेते, आपको पता है एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मैं आपको मैसेज एकदम क्लियर कर रहा हूँ, जिस दिन में कंप्लीट हुआ है उससे पहले ही का आपको क्या करना है, वहीं तक के कंप्लीट करना है। और जिस ईयर में कंप्लीट हो गई है उस ईयर का आप क्या करेंगे, क्लेम कर लेंगे उस ईयर में। प्रॉब्लम क्या है, दूसरे प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है, जिस ईयर में कंप्लीट हुआ है उस प्रीवियस ईयर का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट डेट हमेशा क्या होगी, जिस दिन लोन लिया है। एंड डेट क्या होगी, जिस ईयर में भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसके पहले का प्रीवियस ईयर का एंड तक के आपको ले लेना है। क्लियर है? ओके। अभी एक क्वेश्चन और किया था सर, आपने डिवाइड बाय 5 क्यों किया? तो एज पर रूल आप ये जो इंटरेस्ट है जो 28,500 है आप एक साथ क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि 5 साल हो गए ना, मतलब अगर 5 साल तक की कंस्ट्रक्शन चला है तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसकी दो प्रॉब्लम है, अगर एक ही ईयर में माइनस कर दिया तो एक साथ में गवर्नमेंट को उस ईयर में तो टैक्स मिलेगा ही नहीं। दूसरा एक और एक है कि एसएससी के लिए भी प्रॉब्लम है, उस ईयर में उसको लिमिट भी तो अप्लाई होगी, अगर उसका एसओपी है तो उसको लिमिट भी तो अप्लाई होगी, मे बी 30,000 या फिर वैसे 30,000 कैसे हो सकता है क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन के लिए होगा हमेशा, और लोन अगर बहुत पहले का नहीं है और बहुत पहले का आपको लोन दिया नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ ये पिछले 5 साल का ही क्वेश्चन दे सकता है वो, ठीक है। अदरवाइज आप उसको क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट जो है वो 5 साल में ही क्लेम हो सकता है, ठीक है। डिवाइड बाय 5 करके वो क्या करेगा, एवरी ईयर एक एक इंस्टॉलमेंट को क्लेम करेगा, हो जाएगा ना 28,500। समझा बीबी हाजरा? आपको आपको हमेशा 5 इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट करना है ये प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। आप उस साल का तो लेंगे ही, उसके साथ साथ प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो ये कब तक के आपको क्लेम होगा, 18-19 में एक होगा। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 2018-19 में एक मिलेगा आपको, फिर 2019-20 में आपको मिलेगा, फिर 2020-21 में आपको मिलेगा, फिर 2021-22 में आपको मिलेगा, और फिर 22 और 23 में आपको मिलेगा। आप कौन से ईयर में, आपका प्रीवियस ईयर ये है। इनकम जब भी आप ध्यान से, आप हमेशा प्रीवियस ईयर का ही काउंट करते हैं, तो यहाँ पे आप क्लेम कर रहे हैं, आप इसके बाद भी क्लेम करेंगे 2 साल तक की। तो ये 5 इंस्टॉलमेंट में आप एवरी ईयर कितना क्लेम करेंगे, 5,700 क्लेम करेंगे एवरी ईयर, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, आप प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट जो है वो कितने साल में उसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो आप 5 ईयर्स तक के उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, और उससे कम भी नहीं करना है,
ठीक है, एक साथ में ले लेता हूँ नहीं, 5 साल में ही लेना है उसका बेनिफिट। ठीक है, तो ये भी आपको मैसेज क्लियर हो गया। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, टेक्निकली इम्पोर्टेंट है, चाहे इस क्वेश्चन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन टेक्निकली कुछ चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, ओके, तो ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। और अब हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे जनरली हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। ओके, तो इट इज गोइंग टू बी एसओपी, है ना। क्वेश्चन में मैंने पूछा क्वेश्चन, आपने आंसर दिया कि सर ये एसओपी है, तो आई होप आपको यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई एसओपी है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस इज एसओपी। सर एलओपी होता तो कुछ फर्क पड़ता क्या? कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इंटरेस्ट की लिमिट अनलिमिटेड होती है उसमें, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है। हाँ, एक ये भी डिफरेंस है कि एसओपी की एनएवी इज इक्वल टू नील होती है, बराबर है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल नहीं सकता इस प्रॉपर्टी को, इंटरेस्ट का मिलेगा। इंटरेस्ट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर करंट ईयर, और एक जो है प्री कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एनएवी इज इक्वल टू नील ले लेना है, तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपका तो गया। ठीक है, इसलिए अगर आपने प्रॉपर्टी को सही से समझा नहीं है, अगर आपने प्रॉपर्टी सही से समझा नहीं है तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर इस प्रॉपर्टी को आप एलओपी लेके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है बेटा, तब आप प्रॉपर्टी का अगर मीनिंग समझेंगे, अगर ये एसओपी आपको समझ में आया तब तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज इसमें फेयर वैल्यू दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, आप क्या करेंगे? हायर लेंगे, सब करते जाएंगे। ठीक है, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, income from house property, and this is LOP, sorry SOP, self occupied प्रॉपर्टी या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो इधर पे कितना है करंट ईयर का इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया है चाहे आउटस्टैंडिंग हो तो भी आप लेंगे ही, और आपको तो पता है वैसे एक साल का इंटरेस्ट होता कितना है, 9500। चाहिए तो आप कैलकुलेट कर लो, 95,000 पे 10% कितना होगा, 9500। ठीक है, तो ये करंट ईयर का है। 95,000 पे आप कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में दिया है, बट आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 9500 इंटू 10% फॉर 3 years डिवाइड बाय 5। ठीक है, 95,000 इंटू 10% इंटू 3 years, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो 95,000 इंटू 10% इंटू 3 years डिवाइड बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको बाइफरकेट कर दिया है। इट मीन्स आपके पास दो इंटरेस्ट हैं, है ना। तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो तो नील है। इंटरेस्ट आप टोटल कितना मिल रहा है आपको करंट ईयर के लिए तो मिलेगा, प्री एक्विजिशन का भी एक इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा। तो आपका लॉस कितना हो जाएगा? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 0 माइनस 15,200 इज इक्वल टू माइनस 15,200।
एनी क्वेश्चन? हो गया बेटा, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इनकम फ्रॉम, सॉरी, this is particular computation of total income। क्वेश्चन भी लिखना है। ओके, आई होप मैंने आपको सैलरी का नोट्स भेजा था। कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में भी, लेकिन कंप्लीट नोट्स मैंने उसकी बना दी है आपके लिए और मैंने आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको इमेज क्लियरली नहीं दिखेगा तो वो डॉक्यूमेंट फाइल है और सारी इमेज जो है वो क्लियर है। आप थोड़ा सा जूम करके अपने फ़ोन में उसको देख सकते हैं, वो इमेज है पूरा, ठीक है। मैंने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं किया इसीलिए पर्पसली, क्योंकि आप वो इमेज को क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। क्लिक करके आप जूम करेंगे, वो इमेज पूरी की पूरी क्लियर जूम होगी वो, ठीक है। इसीलिए उसको आपको डॉक्यूमेंट में भेजा हुआ है, ठीक है। जनरली मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो मैंने आपको भेज दिया है। ओके, सो इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको यहाँ पर 8.20 का भेज दिया है। ओके, नाउ इट इज टाइम फॉर अटेंडेंस। अच्छा, चैट बॉक्स में 13 क्या आ गए? अच्छा, आंसर्स है, वेरी गुड। सरदार फलक, बीबी हाजरा, शाहिदा नूर, शाह रिजवाना, पूजा जायसवाल, वेरी गुड। अच्छा, मैंने देखा नहीं है बट तुम लोग ने इधर पे आंसर किया है। ओके, तो मैं आपके लिए अटेंडेंस लिंक दे देता हूँ। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? एंड कंग्रेचुलेशन, आपकी क्लास का 100% एनरोलमेंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आर्स इज दी ओनली क्लास जहाँ पे एनरोलमेंट 100% है, ठीक है। किसी का भी एनरोलमेंट मिस नहीं हुआ है, ठीक है। और डेटा मैंने वेरीफाई भी कर लिया, उनके तक पहुँच भी गया। तो योर एनरोलमेंट इज डन फॉर द ईयर। आपने SY में एडमिशन ले लिया है यूनिवर्सिटी में। वैसे TY में भी करना है, याद रखना है, ठीक है। वापस से एक ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। लॉगिन करना है और नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, अपने आप को एनरोल करना है, बताया जाएगा आपको। सेम आपका PRN नंबर, सेम पासवर्ड संभाल के रखो, दैट इज योर यूनिवर्सिटी डेटा, ठीक है। और तो और आपको इसके बाद फर्दर स्टडीज करना है। अगर मुंबई यूनिवर्सिटी में आप और स्टडी करेंगे तो आप अपना सेम PRN नंबर रख सकते हैं, ठीक है, MCOM के लिए। या फिर आपको जो भी मास्टर कोर्स करना है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, तो आप सेम PRN नंबर से क्या करेंगे, अपने आप को वापस से एनरोल करेंगे हायर क्लास में, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखो, वहाँ पे प्रोविजन है, ठीक है। तो PRN नंबर अभी आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है। यू शुड हैव योर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपको कभी भी कुछ भी काम रहता है तो आपको उसी के थ्रू करना है। ओके, any doubt, any question? I have sent the attendance link. Attendance is getting reduced day by day. The reason is we are not able to follow up. मुझे आंचल, काजल और श्रुति, अनीश, ये 4 लोगों के मैसेज आए थे मेंटरिंग के लिए, ठीक है। बाकी किसी का मुझे मैसेज नहीं आया, मैसेज बैक नहीं किया किसी ने कि कोई इंटरेस्टेड है या नहीं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है इस चीज़ के लिए तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। बहुत छोटे से छोटे काम, मतलब छोटे छोटे काम होते हैं। और निधि है, तो निधि एंड, और ये तो बाय डिफॉल्ट आपकी क्लास CRs रहेंगे। अनीश कुमार बाय डिफॉल्ट इज योर क्लास रिप्रेजेंटेटिव फॉर स्टूडेंट काउंसिल, क्योंकि जो टॉपर होता है वही
आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनता है। सो अनीश ने पोजीशन ले लिया है, आई थिंक उसने रिजाइन नहीं किया है, ठीक है। रिजाइन करना मतलब उसको लेटर देना पड़ेगा उसके लिए। तो स्टूडेंट काउंसिल से निकलने के लिए फिर जो दूसरा मौका मिलता है वो निधि को मिलेगा, ठीक है। इफ शी इज नॉट देन शमा को मिलेगा। तो इस तरह से जाता है, ठीक है। और उसका वो मतलब वोटिंग पावर होता है आपके पास। तो रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए कॉलेज का वो आप यूज कर सकते हैं, तो ध्यान देना, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी लेवल पे बनते हैं, याद रख, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट वो कुछ सालों से प्रैक्टिस रही है कि रिप्रेजेंटेटिव हमेशा टॉपर ही रहेगा, अगर वो नहीं है तो सेकंड टॉपर, ऐसा, ठीक है। सो इस तरह से तुम्हारा क्लास का कॉम्पोजिशन है। अभी तक हम लोगों ने फिलहाल सीआर का इसलिए हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है क्योंकि अब तक के ऑफलाइन क्लास नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑनलाइन में मैनेज करना इज डिफरेंट, ऑफलाइन में जो है वो अलग होता है, ठीक है। वन मोर थिंग कि कहाँ गया ये,